अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर शो जो एयर मार्शल कबिल काक साहब के साथ होता है वीकली, वो आज करेंगे। और ज़ाहिर है टॉपिक जो है इस वक्त वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गानिस्तान है। हम कोशिश करेंगे कि अगर इस पे टाइम मिला तो थोड़ा-सा इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे भी बात कर लेंगे, लेकिन देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन जो डेवलपिंग स्टोरी थी उसका जो अभी तक का जो अंजाम हुआ है वो ये हुआ है कि काबुल में से अशरफ गनी साहब जो हैं वो फ़ारिग हो गए हैं। वो वहाँ से रात गए, निकल गए और ताजिकिस्तान चले गए। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और तालिबान जो है वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में एज़ वी स्पीक वो इस वक़्त उनका कब्ज़ा हो चुका हुआ है, वहाँ पे मौजूद हैं। और बाकी जगहों पे भी आपने देखा कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है। इस तमाम सूरत हाल का तज़िया करेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव में। इंडिया इसको किस तरह देख रहा है और इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं वो इसको किस तरह देख रहे हैं। इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर। कैसे हैं आप एयर मार्शल साहब? तबीयत कैसी है जी आपकी? तबीयत तो मेरी तबीयत ठीक है, मगर जनूबी एशिया की तबीयत इस वक्त थोड़ी सी नासाज है। तो नासाज है। देखते हैं कि हाँ। कौन सा डॉक्टर आएगा और ये तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ, डॉक्टर तो खैर वो सारे छोड़ छाड़ के चले गए और दुम दबा के भाग गए। अमेरिकन भी भाग गए, अशरफ गनी साहब भी भाग गए। लेकिन एक चीज़ मुझे ये ज़रा बताएं कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई इरमाड साहब के तालिबान जो हैं वो एक रियलिटी थे, लेकिन इंडिया ने फ्रॉम द वर्ड गो ये डिसाइड किया कि तालिबान के साथ एंगेज नहीं करना है। क्या बात थी कि क्या इंडिया जो था वो इंडिया वाज इन डिनायल या यानी कोई इस तरह की मुझे कोई पॉलिसी में कोई रब्त नजर नहीं आया। आपने पिछली दफा कहा था कि इनकोहेरेंट पॉलिसी है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये इन इनकोहेरेंट के साथ साथ इनएडुकेट पॉलिसी भी थी? नहीं, एक तरीके से देखिए, ये मेरे ख्याल में नेगेटिव पॉलिसी नहीं कहा जा सकता। देखिए, हर सरकार नहीं, अपने नेगेटिव नहीं, मैं इन इनएडुकेट कह रहा हूँ, इनएडुकेट। अ, जी, जी। अब ये है कि देखिए, जब 1996 से 2001 तक वो 5 साल जब तालिबान थी, मौजूद थी, उनकी सरकार थी, हाँ जी। हिंदुस्तान तो बिल्कुल कंप्लीटली आइसोलेटेड था। तो ना तो एम्बेसी थी, ना तो कोई इंटरेस्ट थे, ना तो ज़्यादा उनके साथ ताल्लुकात थे। तो उसके बाद जब बदलाव उस वक्त हुआ है 2001 में, और वो 9/11 के बाद अमेरिकी सरकार आई और वहाँ पे तालिबान को हटाया गया। तो एक नई सरकार बनी और वो अब 20 साल से जो हिंदुस्तान देखता आ रहा है कि एक जमहूरियत सरकार है। हाँ। और उनके लिए, हिंदुस्तान के लिए, मैं समझता हूँ हमारी सरकार, वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, वाजपेयी की सरकार हो, और इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वो अपने लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो दहशतगर्दी और तशद्दुद जो दहशतगर्दी के साथ हो, तो वो एक सबसे बड़ा एक चैलेंज मानता है जो जो खारजा के। लेकिन मेरे मास्टर साहब, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंडिया के जो पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिकन हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके साथ पुराना एक पार्टनरशिप का ताल्लुक है रूस के साथ, वो सारे के सारे जो है एंगेज रहे हैं तालिबान के साथ। बल्कि अमेरिकन ने तो मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर खुद कहा था इंडिया को कि आप तालिबान से बात कीजिए, लेकिन फिर भी इंडिया ने बात नहीं की, उनसे एंगेज नहीं किया। नहीं, ये देखिए, हमारी सरकार में स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में भी ये अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल उठाया है कि ये हमेशा दो पहलुओं की एक तरीके की का नज़रिया है। हाँ। एक तो है कि देखिए, आइडियोलॉजिकली देखें, हमें तालिबान के साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि तालिबान एक दहशतगर्दी, एक तशद्दुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक 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 नज़रिया है। ठीक। और दूसरा नज़रिया, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, वो कई महीनों से, आज की बात नहीं है, कई महीनों से ये उभर आई है पब्लिक डोमेन में। कुछ फॉर्मर एम्बेसडर्स कहते आ रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं, तालिबान के साथ एंगेज करें, क्योंकि तालिबान की सरकार आने वाली है। वो है जियोपॉलिटिकल रियलिज्म। मगर हाँ। इसको, जैसे आपने नेगेटिव बोला, मैं कहता हूँ
वो एक डिनायल सा था कि तालिबान सरकार नहीं आएगी। अब हमने देखा कि कुछ, मेरे ख्याल में 8 दिनों में तालिबान ने सारा अफगानिस्तान पर काबू पाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और काबुल के दरवाजे पे आते हुए भी अमेरिका और बाकी जो मगरबी मुल्क हैं, वो कहते आ रहे हैं कि ये थोड़ा स्टेलमेट होगा तब तक। अब देखिए ना, ये भी सोचिए कि मैं समझता हूँ ये एक जो डोनाल्ड रम्सफेल्ड इराक में गए थे 2003 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने 2 अल्फाज किए थे, शॉक एंड ऑ। जी हाँ। आज मैं कहता हूं तालिबान ने अमेरिका को बोला कि हमारा शॉक एंड ऑ भी देखिए। हाँ। वो हुआ है। हुँ। तीसरी बात है कि ये काबुल का गिरना एक एक नया चैप्टर है। हम और आपके नाजरीन एक तारीख को देख रहे हैं बदलते हुए। एक हाँ। चैप्टर, नया चैप्टर आया है तारीख में जो हमने आज तक देखा नहीं था। हाँ, हुँ। 96 2001 में था, मगर उससे 20 साल गुजरे हैं। 20 साल हाँ। में तारीख रुकती नहीं है, डेवलप होती जा रही है। तो अभी ये एक, मैं समझता हूँ ये एक मोमेंटस एक कदम है। हम चौराहे पे हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान अब चौराहे में कौन सी सड़क निभाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारे आलम, खासकर जनूबी एशिया में जिसमें इंडिया पाकिस्तान भी मौजूद हैं और हाँ। बाकी जो ममालिक हैं, कि ये ये जो एक सेंसिटिव एरिया है, ये खतरनाक हो सकता है। मगर अगर अफगानिस्तान की नई सरकार जो तालिबान की होगी, अगर वो ठीक रास्ते से चले, तो हम अगर पुरअमन नहीं होंगे तो कम से कम अमन के रास्ते पे चलेंगे। ये चलेंगे। एक बात। तीसरी ठीक। बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा है कि हम कई दिनों में, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है जी हाँ। कि हम अफगानिस्तान में सबसे पाक इस्लामिक एक अमीरत बनाएंगे। हुँ। तो इसको अब उनको, वो तो सुप्रीम लीडर हैं, उनके साथ जो हैं मुल्ला याकूब हो या बरादार हों या हकानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हकानी हों, तो इनको अब देखना है कि ये प्योरेस्ट इस्लामिक स्टेट क्या करेगी। ये हुँ। सबसे बड़ा हिस्सा, मेरे ख्याल में सारा आलम इस वक्त एक इंतज़ार तरह में। से बेचैन है कि हुँ। ये अफगानिस्तान कोई पॉलिसी नहीं देख रहा है। तो मुझे लगता है, मैं ये पहले पहले कुछ अल्फाज बताऊंगा, उस पर बहस बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर अफगानिस्तान बेसिक जो हकूक हैं, इंसानी हकूक हैं, उनको वायलेट नहीं करेगा, अगर वो दहशत गर्दी का एक एपिसेंटर नहीं बनेगा अफगानिस्तान तालिबान की सरकार में, अगर कोई दहशत गर्दी के जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं अफगानिस्तान की जमीन से नहीं गुजरा, बाहर जाएं, तो मुझे लगता है कि आलम इस सरकार को एक तरीके से कबूल करेगा, हुँ। तस्लीम करेगा। अगर हम सफीराती पहलू से देखें तो ये तालिबान को एक फैसला लेना है। मैं एक तरह से खुश भी हूँ कि देखिए कंटिन्यूटी के लिए उन्होंने हम हामिद कारज़ाई जो ट्रांजिशनल काउंसिल है हुँ। उनको लाया है। पहले वजीर आजम थे, उनके हिंदुस्तान के साथ बहुत करीब रिश्ते रहे हैं। गुलबुद्दीन हिकमतयार हैं, उनको लाया गया है। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो हिंदुस्तान के साथ काफ़ी ताल्लुकात रखते आए हैं इतनी इतनी डेकेड से, तो इनका आना मुझे लगता है, और ये हो ही नहीं सकता कि अगर पाकिस्तान से पूछा ना गया हो। हुँ। मुझे लगता है ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी है। अगर ये ट्रांजिशनल काउंसिल को उन्होंने अप्रूवल दिया है, तो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रकाबात, राइवलरी, तो उसका ये अफगानिस्तान फिर से प्लेग्राउंड ना बने। ना बने। क्योंकि अगर हमने जनूबी एशिया की एक तरीके से अमन का रास्ता देखना है, तो ये सरकार कैसे बनेगी, क्या करेगी, ठीक। इनकी पॉलिसीज क्या वैसे रहेगी। वैसे तो वैसे तो इस वक़्त खबरें आ रही हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर जो है उनको प्रेज़िडेंट बना दिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है, लेकिन ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। एक चीज़ मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में, कि क्या इंडिया इस वक़्त अपने आप को बॉक्स्ड फ़ील कर रहा है सो फार एज़ अफ़गानिस्तान इज़ कंसर्न्ड?
या बाई स्टैंडर्ड फील कर रहा है, क्योंकि जाहिर है कि इंडिया का जो ऑपरेशन था वहाँ पे अब वो सारे का सारा वो भी वहाँ पे रैप अप कर दिया गया, और अमेरिकन भी चले गए, इंडिया का भी वहाँ पे मामला जो है वो रुक गया। तो अब क्या जो नई सिचुएशन है उसमें आप देखें ना, मैं जब शुरू से कह रहा हूँ कि इंडिया ने तमाम के तमाम जो एग्स थे वो पहले कारज़ई की बास्केट में डाले, फिर गनी की बास्केट में डाले, और आपको याद होगा कि जब इनका इलेक्शन हुआ था, अभी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस नहीं किया था कि गनी जीत गए हैं, इंडिया ने पहले ही उनको कंग्रेचुलेट कर दिया था। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये लीड करेंगी टुवर्ड्स क्रिएटिंग मोर कन्फ्यूजन्स, और कोई वापसी का भी रास्ता होगा? मेरे ख्याल में या एक तरीके से आप ठीक कह रहे हैं कि हमने जियोपॉलिटिक्स में हमेशा एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट या एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक रिजिड, अफगानिस्तान का जिसको कहते हैं रिजिड अप्रोच, मुझे लगता है कि जी, रिजिड वही अप्रोच। वही मैं कहने चाह था कि हाँ। हमारा अप्रोच रिजिड रहा है। मैं खुद ही कितने कम से कम 3-4 पिछले हफ्तों के प्रोग्राम में कहता आ रहा जी। हूँ कि हमारी पॉलिसी इनकोहेरेंट रही है। हमें आहिस्ता-आहिस्ता एक तरीके से रुख बदलना चाहिए था, क्योंकि ट्रेंड लाइन्स दिखा रही थी कि अगर इसमें फतेह होगी, कामयाबी होगी, वो तालिबान की होगी। वो कब होगी, कैसे होगी, कितने हफ्ते लगेंगे, काबुल कब गिरेगा, बाकी शहर कब गिरेंगे, इस पे तो मिसलीडिंग खबरें सारे आलम में आई। वो सबसे ज़्यादा अमेरिका ने फैलाई हैं, क्योंकि मुझे लगता है अमेरिका की एक दुतरफी एक पॉलिसी तदबीर रही है, उसका असर हिंदुस्तान की पॉलिसी पे भी पड़ा है। आप पूछेंगे क्यों, क्या हुआ है? तो पहले आपने अमेरिका ने लेजिटिमेसी पाकिस्तान तालिबान को दी कि जो हाँ। फरवरी 2020 में तालिबान के साथ टॉक्स शुरू किए, तो वो बल्कि ओवर द बल्कि मैं हेड। थोड़ा-सा आपको पीछे लेके जाऊँगा। 2019 के एंड में आपको याद होगा कि तालिबान को कैंप डेविड में बुला के वहाँ पे इनवाइट किया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक नहीं, है? मैं 20 से इसलिए कह हाँ, रहा हूँ कि 20 से टैंजिबल है। हाँ। बुलाना, मिलना, ये तो डिप्लोमेसी सफीराती होते रहते हैं, लेकिन कैंप मगर डेविड में तो बुलाना बड़ी बात है ना, अजमल नहीं, साहब आपको पता ही है। जानता हूँ, मगर ये देखिए मैं क्यों 2020 में जा रहा, हुँ, क्योंकि ओपनली सारे आलम के सामने आपने फॉर्मल हाँ, फॉर्मल टॉक्स इनिशिएट किए हैं। मैं ठीक। इसीलिए आपको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ जो आपका पॉइंट है। हाँ, कैंप डेविड में बुलाना एक बहुत बहुत एक बड़ा कदम माना जाता है। उसको आगे कैसे बढ़ाया कैंप डेविड के बाद, उनके साथ टॉक्स शुरू किए। तो आप उससे तालिबान को कहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कहते हैं ये ब्लडशेड में बिलीव करती है, कहते हैं कि ये एक तरह की इंतहाई पॉलिसीज, एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल पॉलिसीज में बहुत बिलीफ रखती है। आप उनको कैंप डेविड बुलाते हैं, उनके साथ टॉक शुरू करते हैं। उसके बाद बहुत ही एक एक तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि 1.5 साल के बाद आप कहते हैं हम चले जाएंगे, और चले जाने से पहले आप 5,000 जो तालिबान जेलों में थे, अफगान, हुँ, बिना किसी से पूछे घनी साहब को तो बताया भी नहीं गया कि 5,000 तालिबान उनको आपने बरी कर दिया जेलों से, और उससे तालिबान की स्ट्रेंथ बढ़ी। तो ये तीनों चारों, और उसके बाद ये बहुत एक और बात है कि उन्होंने एक तरीके से पहले ही हार मानी। उसी हार से अफगानिस्तान की जो आवाम है, उन्होंने देखा कि एक सुपर पावर की, फिर से पहले तो रूस की हुई थी, सोवियत यूनियन की हाँ, हुई थी, अब एक और सुपर पावर एक हार मान रहा है, और जाने के लिए, अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए हुँ, पड़ा हुआ है, मतलब डिटर्मिन्ड है कि निकलेगा। तो हाँ, जब ये सिग्नल आप देते हैं एक मुल्क को, उनके शहरी और जो तालिबान जो उस वक्त ऑपोजिशन में हैं, तो उनको सिग्नल दे रहे हैं कि देखिए आपके लिए रास्ता खुला है। और राइट। उसके बाद दोहा टॉक साइमल्टेनियसली करवाते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये बिना किसी गोली के आप एक सारे मुल्क पे 8-9 दिनों में कब्जा और उसको काबू पाने में कैसे सफल होते हैं, कैसे फतेह पाते हैं। ये पूछना है कि अफगान जो आर्मी थी उसको क्या हो गया।
वो क्या हुआ? वो हाँ। पिघल कैसे गई? आई थिंक मेरे ख्याल में पिछली बार आपने भी ये सवाल पूछा था, तो मैंने उस वक्त कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, जो अमेरिका कहते आ रहा है कि उनको हमने ट्रेंड किया है, वो बड़े हाँ। फर्स्ट रेट फोर्सेस हैं, वो किसी को भी किसी भी चैलेंज को पूरी तरह से फेस करेंगे और फतेह पाएंगे, मगर असलियत है जो अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, उन्होंने डिलिबरेटली इनको ट्रेन नहीं किया, उनको हम्म। डॉक्ट्रिनल ट्रेनिंग नहीं दी। कैसा माहौल है जिसमें वो तो जो अफगान नेशनल फोर्सेस है वो पाकिस्तान पे हमला नहीं बोलने वाले थे ना, वो हाँ। हिंदुस्तान पे हमला बोलने वाले थे। उनकी जो काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन बहुत कमजोर था, ट्रेनिंग नहीं थी, लॉजिस्टिक्स नहीं थी। तो जो अमेरिकन ने उनको जानबूझ के ट्रेनिंग ना देने की क्यों वजह समझ आती है आपको? वो नहीं, इसमें कोई शक नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था अफगानिस्तान में। वो हम्म। तो अपना इंटरेस्ट देख रहे थे कि देखिए अब हम फंसे हुए हैं, अब क्या करेंगे। हाँ। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप ने शुरुआत की थी और बाइडेन ने उसको एक तरीके से उस पर स्टैंप कंप्लीशन लगा प्रोसेस किया। और अच्छा। उनको ये भी मालूम था, मगर मैं एक तो पॉइंट, मुझे थॉट जी। प्रोसेस है, दो सेकंड दे दीजिएगा। जी जी प्लीज। क्योंकि इस पे मेच्योरिटी अगर शाइस्तगी दिखाई है, वो अफगानिस्तान की अवाम ने। हम्म। आप पूछेंगे क्यों? जी। अफगानिस्तान की अवाम ने एक असेसमेंट की है। वो वॉरलॉर्ड्स थे, मिलिशियाज थे, आम शहरी थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका जाने वाला है, अगर यहाँ पे तशद्दुद और एक तरीके से खून खराबा होगा, नुकसान किसका होगा? अफगान मरेंगे। वो हाँ। अफगान अगर तालिबान के साथ हैं या गनी के साथ हैं, वो मरेंगे ना। तो हाँ। इसलिए मुझे मुझे लगता है इस पे मैं ट्राइबल सोसाइटी से कुछ सबक सीखता हूँ। हम्म। एल्डर्स ने क्या किया? अब एक गजनी की बहुत ही दिलचस्प बात रही। हम्म। गजनी में क्या हुआ कि तालिबान के कुछ लोग गए और गवर्नर के पास गए, और गवर्नर गवर्नर साहब ने उनको फूलों का दस्ता दे दिया, हम्म। गुलदस्ता दे दिया। कहा आप हुक्मरानी संभालिए। हम्म। कोई शॉट फायर नहीं हुआ। हाँ। अगर आप देखते हैं बाकी बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन लेकिन लोग इसका इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना एडमाइस सरेंडर साहब, करेंगे, हम इसका जंग मतलब ये नहीं हुआ, करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अबैंडनमेंट हो या कैप्चर हो, कुछ भी हो, उन्होंने तालिबान ने ना किसी को कैप्टिविटी में मारा है, ना उन्होंने, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि गोली चलाई है। इसके बावजूद इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अवाम है वो चाह रहे थे कि ये चेंज आए, क्योंकि वो तंग आए हुए थे गनी हुकूमत की इन कैपेसिटी से, उनकी करप्शन से, उनकी बैड गवर्नेंस से वो तंग आए हुए थे। इस पे मैं, देखिए मेरे पास इस पे जानकारी नहीं है। मैं आपके नाजरीन से हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि मैं जो भी ख्यालात आपके सामने पेश करता हूँ, दे आर फैक्चुअल्स, दे आर डेटा बेस्ड। एंड अब देखिए अफगानिस्तान को यही अब ये है कि एक मुझे थोड़ा सा लाइट हार्टेड कमेंट करना चाहता हूँ। जी लोग जी। कहते हैं कि अगर जनवरी 2021 में तख्ता पलटी हुई व्हाइट हाउस में, तो उस वक्त जो अफरा तफरी हुई कांग्रेस में, जहां रिपब्लिकन वर्कर्स गए, और आपको याद हाँ, होगा कि वहां बिल्कुल पे बिल्कुल। वायलेंस हुई, तशद्दुद हुआ बिल्कुल। कांग्रेस में। वो बिल्कुल। कांग्रेस द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। तो कैपिटल बिल। यहाँ पे बड़ी आसानी से तख्ता पलटी हुई। हम्म। तो मैं सबक यहाँ से सीख रहा हूँ, अमेरिका से सीख नहीं रहा हूँ। तो आपका जो जो सवाल है, सवाल ये है कि अमेरिका अमेरिका हैड गिवन अप। वो होगा नहीं कि हम यहाँ संभालेंगे। दूसरी बात है कि देखिए, ये भी हमें एज थॉटफुल लीडर, एज लीडर्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस, कि अफगानिस्तान में तालिबान को हर फैसिलिटी है कि वो इंतखाबात में आए। मैं कहता आ रहा हूँ, आप इंतखाबात में आइए ना, तो फिर हम देख लेंगे किसके पास कितनी ताकत है। फिर हम जमहूरियत से आप बदलाव ला सकते हैं। ठीक। मुझे जितनी जल्दी वो रास्ते पे चलें अच्छा है। अच्छी बात। जितना हम डिले करेंगे अच्छा, अफगानिस्तान की अब सूरत जरा में। थोड़ा सा अब ये जरा मुझे कंपैरिजन करके बताएं कि ये जो अब सूरत हाल बन रही है
और इसमें ज़ाहिर है कि अब अशरफ गनी साहब से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह रात को भाग जाएँगे और बिल्कुल बताए बगैर भाग जाएँगे। तो इस वक़्त जो सूरत-हाल बन रही है दोनों कंट्रीज़ का, पाकिस्तान का वहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा, भारत का क्या इम्पैक्ट होगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ख़ास तौर पे, मुझे याद आ रहा है कि जो ज़मीर काबुलोव आपको याद है जो रशियन एनवॉय थे और ये इंडिया में तो वो बड़े पॉपुलर भी हैं। तो मुझे ये बताएँ कि उन्होंने खुद कहा, उनसे जब पूछा गया कि इंडिया को क्यों नहीं इनवाइट किया गया टॉक्स में, तो उन्होंने कहा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ पे अब। तो इससे यूँ लग रहा था मुझे कि जैसे इंडिया ने बिल्कुल एक बाईस्टैंडर के तौर पर एक पोज़ीशन ले ली हुई है, उनकी कोई वहाँ पे से नहीं है और अब अगले दिनों में उनका जो से का लेवल है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो अब पाकिस्तान और इंडिया का वहाँ पे इन्फ्लुएंस का मुझे कंपैरिज़न करके बताएँ कि दोनों के लिए अब क्या आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है? ये ये बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमने देखा है कि अगर जो ट्रांजिशनल काउंसिल अफ़गानिस्तान में बनी है वो पाकिस्तान के इजाज़त के बिना नहीं बन सकती थी। ठीक। ये पहला सवाल है। तो ये आपको दिखा रहा है कि पाकिस्तान का अप्रोच जो सूरत हाल पे इस वक्त है वो क्या है। आपके नाजरीन शायद जानते नहीं है कि कल ही तालिबान के लीडर्स पाकिस्तान हो आए हैं या और पाकिस्तान में बातचीत हुई है। वो अफगानिस्तान में क्या होगा, कैसे होगा, उनसे राय मांगी है, क्योंकि ये ये तो रॉकेट साइंस नहीं है। सब लोग जानते हैं अगर इस पे कोई कामयाबी अफगानिस्तान में पाई गई है वो पाकिस्तान में पाई है। जहाँ तक इंडिया है काफ़ी सेटबैक है, वो खुद ही आपने दोहराया है। हम आहिस्ता आहिस्ता ये आपके जो कोई पॉइंट्स हैं उन पे हम एक तरीके से गहराई से एक एनालिसिस करेंगे कि आगे का रास्ता कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए, ये जो एनालिसिस है, क्या इस वक़्त आप फ़ील कर रहे हैं कि इंडिया जो है, वो फेस कर रहा है एक स्ट्रैटेजिक पैरालिसिस? क्या ये दुरुस्त बात है? नहीं वो नहीं नहीं वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इंडिया लाइक many other countries have to wait and watch। हुँ, मैं फिर से दोहराया हूँ कि इंडिया के लिए बड़ा मेजर सेटबैक हुआ है। हुँ, उसकी वजह भी मैंने बताई है, क्योंकि इंडिया ने निगरानी बहुत बारीकी तरह से अफगानिस्तान में नहीं रखी। वो एक तरीके से एक प्रेजुडिस्ड पोजीशन ले रहा था कि हम हुँ। अशरफ गानी को सपोर्ट करते आएंगे। वो सपोर्ट क्या थी? सफीराती सपोर्ट थी। इंडिया ने कोई बूट्स नहीं भेजे, इन्होंने कोई हथियार नहीं भेजे, तो आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? वो तो पहली एक बात। ये भी तो वजह हो सकती है ना, एक ये भी वजह हो सकती है कि इंडियंस जो साउथ ब्लॉक है, वो ये सोचते हों कि भई तालिबान से हमने क्या बात करनी है? वो तो बकौल उनके या उनकी थिंकिंग में, वो तो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान से बात करने की हमें क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान के साथी हैं, तो हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, हम दूसरे लोगों से बात करेंगे, नो मैटर व्हाट। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो एक जियोपॉलिटिकल शाइस्तेगिरी नहीं दिखाता है, हुँ, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आपको उस गुट ऑप्शंस से ओपन रखने बात चाहिए। करनी है जो गुट ताकतवर है हुँ, और जो गुट सरकार बनाएगा। क्योंकि राइट। सरकार के साथ तो आप हम तो हमारे लिए तो ऑप्शन हो सकती कि 96 और हुँ, 2001 हुँ, तक की तरह हम वहाँ पे कोई सफीराती रिश्ते नहीं रखेंगे। जहाँ अफगानिस्तान जाना चाहता है हुँ, वो जाए। मगर हमने ये भी सोचना है कि अफगानिस्तान के जमहूरियती बदलाव में भारत का किरदार काफ़ी रहा है। हुँ, ये कोई 3 अरब डॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो खवातीन हो, स्कूल्स हों, पार्लियामेंट हो, बिजली हो, डैम्स हों, ये तो तरक्कियाती उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। और मुझे लगता है कि तालिबान भी ये जानता है। तो लोग कहते हैं सलमा डैम को उन्होंने एक तरीके से कैप्चर किया हुआ है। बिल्कुल गलत है। तालिबान को भी सलमा डैम की ज़रूरत है। वैसे ही तालिबान को अब यही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त सारे आलम के पास सवाल सिर्फ एक है, तालिबान की पॉलिसीज़ क्या होंगी? हुँ, तालिबान का बर्ताव कैसा होगा? उसी हिसाब से। और ये भी तालिबान जानता है। मैंने पिछले, आप जानते होंगे, 2 महीने पहले मैंने आपसे इसी प्रोग्राम में कहा था कि हुँ, ये 96 2001 का तालिबान नहीं है। हाँ। ये बदला हुआ तालिबान है। बड़े डिप्लोमेटिकली, सफीराती पहलू से बड़े फिनिश तरीके से वो निगोशिएशन करते आ रहे हैं। मुल्ला आपको एक हमारा दार मैच्योरिटी वहां आपको एक भेजा।
आपको एक मैच्योरिटी नजर आ रही है उनकी तमाम टॉक्स में, सारे उनके इस डिप्लोमेटिक? वक्त, अभी तो देखिए, हम एक एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं कर सकते। ठीक ठीक ठीक। अभी तक तो जो सफीराती बर्ताव रहा है, मैं समझता हूँ उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, मैं सबक सीख रहा हूँ, वाह, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या बात। पहले उन्होंने, देखिए अगर आप उनका मुकाबला अफगान आर्मी से करें तो उनकी तालिबान की मिलिट्री स्ट्रेटजी देखिए क्या किया उन्होंने। पहले तो शुमाली इलाकों को आइसोलेट कर दिया। हाँ वो दो 1996 में वहां पे सबसे ज्यादा हाँ। रेजिस्टेंस थी। आप जानते होंगे वो अमित शाह सारे मसूद, 14 के 14 सूबे जो हैं वो सारे उनके पास नहीं थे उस वक्त। रशीद रशीद दोस्तम, वो जैसे जो वॉरलॉर्ड्स कहे जाते हैं, हाँ, वो आइसोलेट किया। जो उनकी क्रॉसिंग्स थी उनको आइसोलेट किया। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू स्क्वीज किया गया, मतलब उनको बिल्कुल स्क्वीज किया गया कि कोई रेवेन्यू अफगानी सरकार को ना मिले। उसके बाद रूरल एरियाज पे गए, हाँ, उसके बाद शहरों पे आए। ये देखिए ना, ये कैसे ये, क्या और स्ट्रेटजी। ये भी देखना है कि ये प्लानिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लॉयमेंट, कौन कहाँ जाएगा और जाते कैसे हैं। टैंकों पे नहीं आए हैं, हाँ टैंकों पे, कोई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स पे नहीं आते। वो एसयूवीज जो आप चलाते हैं, मैं चलाता हूँ, वो एसयूवीज और जो पिकअप ट्रक्स है उस पे आए हैं। और मोटर बाइक। विलेज एल्डर्स को अपील की है कि देखिए हमें संभालिए, आपकी जो सरकार है, जहां भी हेरात हो, हाँ गजनी हो, कंदहार हो, जहां भी हो, तो नहीं तो खून खराबा होगा। और वही यहाँ पे आपके साथ में सहमत हूँ कि आम शहरियों ने भी अपनी एक तरीके की हिकमत अमली हाँ आजमाई है ठीक। कि हमें क्यों मरना है, अगर हाँ कोई नई सरकार आएंगी उसको देखेंगे। ठीक अब ठीक। वो इसीलिए भाई बहुत क्रिटिकल है, क्या वो डिलीवर करेंगे, वो एक तरीके से इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो कैसे होगी, कैसे होगी, वो ठीक। रेवेन्यूज कलेक्ट कैसे करेंगे। अभी तक तो आप जानते हैं, सारे नाजरीन जानते हैं, अफगानिस्तान का रेवेन्यू किससे आता है, वो तो हाँ ड्रग ट्रैफिकिंग से आता है। वो तो अलग अलग के तरीके हैं, कोएर्शन करना, किसी को थ्रेटन करना, और 6-7-8 हजार करोड़ रुपयों में कहें तो वो एनुअल रेवेन्यू तालिबान ठीक का रहा ठीक। है। अब वो सरकार में है, वो उनका रेवेन्यू कहाँ से आएगा। वो इसीलिए देखेंगे। तो इंडिया की बात की ना, हाँ तालिबान जैसे, इंडिया को तालिबान एक तरीके से एक डीपन करने, गहरानी लानी है तालिबान के साथ एंगेजमेंट में। ठीक है। फिर उसके बाद देखना है कि क्या हमें कौमी सलामती में वो एक तरीके का खतरा बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो वैसी पॉलिसी इंडिया ठीक। को निभानी चाहिए। अच्छा। We have to have an open mind. India will have to, like the rest of the world, हाँ, have an open mind and wait and watch policy वेट निभानी एंड वॉच। है ठीक जब है। तक ये पूरे सूरत हाल हमारे सामने पैदा नहीं, नहीं आते। ठीक है। अच्छा, अब आखिर में सिर्फ एक चीज़ पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा क्योंकि टाइम हो गया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कल एक ट्वीट किया 14 अगस्त वाले दिन, आपका तो अभी 16 हो चुकी है, 14 अगस्त वाले दिन उन्होंने एक ट्वीट किया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 14 अगस्त है वो एक पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाया जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये इस तरह तो बाहमी ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान और भारत के, उनमें तो बेहतरी आने वाली नहीं है, जिस तरह की थिंकिंग हमें अब मोदी साहब के यहाँ नजर आ रही है दोबारा से। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये मुद्दा उठाया है। मैंने इस पे काफी सोच विचार किया। पहले तो अगर आप पॉजिटिवली देखें तो मोदी साहब की बात ठीक है कि कोई सोशल क्रूअल्टीज नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ दंगा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आवाम जानती है कि 1.5 करोड़ लोग उसमें डिस्प्लेस हुए थे दोनों ममालिक में। आप ये, आपके नाजरीन ये भी जानते हैं कि कम से कम 10 लाख लोग मरे मरे उस वक्त पार्टीशन के। मगर उसको दोहराने की क्या जरूरत है। और अगर वो भी आपने 14 अगस्त वाले दिन। अगर आपने दोहराया भी है, सुनिए मेरी बात, अगर दोहराया भी है मोदी साहब को, मैं खुश होता अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी मिला लेते। हाँ फिर देखिए वो कैसे, आप जो आप कहते हैं कि इस पे एक नेगेटिव
फैक्टर पैदा हो सकता है। मैं समझता हूँ अगर शाइस्तगी होती, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उस वक्त उसी फंसा वक़्त हाँ। हुआ था पार्टीशन के टाइम पे, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। अब गलतियां दोनों साइड की हुई थी। ये नहीं कह रहे कि हिंदू बड़े ठीक अच्छे थे, मिल्क एंड हनी सिचुएशन में मुसलमान नहीं थे। हाँ। सबकी सबकी गलतियां हुई और खून खराबा हुआ, इतने लोग मरे, इतने 10 लाख लेकिन और अच्छा होता इमाम साहब कि अगर वो जश्न आज़ादी की हमें मुबारकबाद दे देते और कहते कि जनाब ये ठीक है, आज का दिन है, मैं ये बाकी बातें जो हैं ये हॉरर वगैरह की वो 14 अगस्त पे ना करते, बाद में किसी दिन कर लेते। तो बिल्कुल ये मैं आपको आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। पहले तो उठाना ही नहीं था, उसके बदले दोनों ममालिक को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, एक तरीके से याद दिलाना था कि हम गलतियां हुई मगर वो गलतियां आगे नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी अगर चाहिए। ये कहना भी था, जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसमें अगर 5 अल्फाज और डालते कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहरियों को भी मैं बड़ी हम्बली अपील करता हूं कि हमारे सब जनूबी एशिया के ममालिक को इस रास्ते में फिर जाने की कभी ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। हाँ। मैं समझता हूँ वो स्टेटमेंट बड़ी अच्छी रहती। वो बड़ी अच्छी होती है और क्योंकि कम्युनलाइजेशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं और जिस तरीके से वो बढ़ती चली जा रही है, मुझे 30s का भी दौर याद है कि जब 30s में हमने देखा कि कम्युनलाइजेशन बहुत बढ़ गई भी थी, तो वो कल्मिनेट हुई फिर जाके पार्टीशन में, और जो अभी कल्मिनेशन होगी वो पता नहीं क्या होगी। लेकिन इस तरह के मौक़ों पे इस तरह का मैसेज देना, मैं समझता हूँ कि वो हमें हमें हमारे दिल दुखे हैं। मैं फ्रैंकली बताऊँ आपको, मेरा दिल दुखा और मुझे बहुत से लोगों ने ट्वीट करके और वैसे मैसेजेस करके बताया कि हमारा दिल बहुत दुखा है। तो ऐसा शायद ना होता तो अच्छा था। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा दिल भी, मैंने जब पढ़ी स्टेटमेंट, मैंने कहा, पहला सवाल मैंने खुद को पूछा, इसकी क्या ज़रूरत थी? हाँ, हाँ। चलें, अल्लाह करे कि सैनिटी प्रिवेल करे और हम लोग जो ख्वाब है उसको अपना बना सकें, आगे जाके बढ़ सकें और ताल्लुकात को बेहतर कर सकें। और जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि साउथ एशिया की तबीयत नासाज लग रही है, इस नासाजी तबाह को हम बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट बहुत वीक। बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी इशरार साहब, बहुत मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।